नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RWM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आज हम कृषि के फिर कुछ प्रश्न 100 प्रश्न लेकर आए हैं। एचजीटीए का मॉडल पेपर नंबर 9 है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन के बिना फल उत्पादन कहलाता है। निषेचन के बिना फल उत्पादन क्या कहलाता है? तो निषेचन के बिना फल उत्पादन पार्थेनोकार्पिक कहलाता है और अनिषेक फलन, यानी कि सी आंसर सही होगा इसको, अनिषेक फलन और पार्थेनोकार्पिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंवला एवं बेर का उत्पत्ति स्थान है। आंवला एवं बेर का उत्पत्ति स्थान भारत है। आंवला एवं बेर का उत्पत्ति स्थान भारत है। नींबू में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं? नींबू में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं? तो बीज द्वारा। नींबू में प्रवर्धन बीज द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंगूर में प्रवर्धन किससे करते हैं? तो अंगूर में प्रवर्धन किससे करते हैं? अंगूर में देखिए हार्डवुड कटिंग, अंगूर में प्रवर्धन हार्डवुड कटिंग से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमरूद में प्रवर्धन किया जाता है। अमरूद में प्रवर्धन स्टूलिंग द्वारा भी किया जाता है और माउटिंग द्वारा किया जाता है और गूटी द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 में अमरूद में प्रवर्धन किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, केले के प्रवर्धन में स्वाड शकर्स का वजन होता है। केले के प्रवर्धन में स्वाड शकर्स का वजन 750 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से बीज द्वारा प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से बीज द्वारा प्रवर्धन होता है। तो बीज द्वारा प्रवर्धन किस में होता है? तो फालसा में भी होता है, जामुन में भी होता है और पपीते में भी। इन तीनों में बीज द्वारा प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आम में प्रवर्धन किया जाता है। आम में प्रवर्धन होता है। तो आम में प्रवर्धन कैसे होता है? वीनियर ग्राफ्टिंग भी आम में होती है, इनर्चिंग भी आम में होती है और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग यानी कि स्टोन ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं वो भी आम में होती है। क्वेश्चन नंबर 9, पपीता के फलों के पीला रंग का कारण होता है। पपीता का जो फल होता है उसमें पीला रंग का क्या कारण होता है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका केरिका जैंथीन। केरिका जैंथीन के कारण पपीते के फलों का पीला रंग होता है, केरिका जैंथीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सिसिन के कारण। मिर्च में तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है, यह यानी कि पंजेंसी। मिर्च में पंजेंसी किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्याज में पीला रंग होता है। प्याज में पीला रंग होता है क्यूरेसिटीन के कारण। क्यूरेसिटीन के कारण प्याज में पीला रंग क्यूरेसिटीन के कारण होता है। निम्न में से उष्ण जलवायु का पौधा है। उष्ण जलवायु का पौधा कौन सा है? तो केला भी उष्ण जलवायु का है, पपीता भी, आम भी। केला, पपीता, आम तीनों उष्ण जलवायु के पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल है। तो केला, पपीता और आम तीनों ही क्लाइमेट्रिक फल हैं। केला, पपीता, आम तीनों ही क्लाइमेट्रिक फल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुष्मांड कुल के फूलों व फलों को कहते हैं। कुष्मांड कुल के फूलों व फलों को क्या कहते हैं कह रहा है? तो पेंपो कहते हैं। कुष्मांड कुल के फूलों और फलों को पेंपो फल कहते हैं। इसमें तरबूज, खरबूज और ककड़ी आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लांचिंग क्रिया में फल एवं सब्जियों को कितने समय तक उबालते हैं? ब्लांचिंग क्रिया में फल एवं सब्जियों को 5 मिनट तक उबालते हैं। ब्लांचिंग क्रिया में फल एवं सब्जियों को 5 मिनट तक उबालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फलों के परिरक्षण में नमक व शर्करा किस सिद्धांत पर काम करते हैं? नमक व शर्करा किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो परासरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। फलों के परिरक्षण में नमक और शर्करा परासरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में नमक की मात्रा रखते हैं। तो नमक की मात्रा 15 से 25% रखते हैं। नमक की मात्रा 15 से 25% रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में शर्करा की कितनी प्रतिशत मात्रा परिरक्षण में काम में ली जाती है? तो शर्करा की 66% या 65% मात्रा जो है काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, रंगीन फलों के परिरक्षण में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? रंगीन फलों के परिरक्षण में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो सोडियम बेंजोएट। रंगीन फलों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन यानी कि प्रवेश को रोकना क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना क्या कहलाता है? तो एब्सेसिस और बी हो गया आरोगाणुता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आरोगाणुता और एसेप्सिस। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आम में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? आम में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो आम में नर द्विलिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं। आम में नर द्विलिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आम में पुष्प से कितने प्रतिशत फल बनते हैं? आम में 0.1% फल बनते हैं। आम में पुष्प से 0.1% फल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, खजूर की खेती के लिए पौधों की व्यावसायिक दूरी कितनी रखी जाती है?
खजूर की खेती के लिए पौधों की व्यावसायिक दूरी 8 × 8 मीटर रखी जाती है। खजूर की खेती के लिए पौधों की व्यावसायिक दूरी 8 × 8 मीटर रखी जाती है, पौधे से पौधे की दूरी। अंगूर के फल का प्रकार क्या कहलाता है? अंगूर के फल का प्रकार क्या कहलाता है? तो अंगूर के फल का प्रकार बेरी कहलाता है। अंगूर के फल का प्रकार बेरी कहलाता है। 25 है, अनारदाना कौन से फल से तैयार किए जाते हैं? तो अनारदाना अनार के फलों से तैयार किए जाते हैं। नींबू वर्गीय फलों में प्रूनिंग कब की जाती है? नींबू वर्गीय फलों में प्रूनिंग बसंत ऋतु में की जाती है। नींबू वर्गीय फलों में प्रूनिंग बसंत ऋतु में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आंवला में कसेलापन किसके कारण होता है? आंवला में कसेलापन किसके कारण होता है? तो आंवला में कसेलापन टेनिन के कारण होता है। आंवला में कसेलापन टेनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उष्ण जलवायु का सेब किस फल को कहा जाता है? तो उष्ण जलवायु का सेब अमरूद को कहा जाता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट है ये, उष्ण जलवायु का सेब किसे कहा जाता है, किस फल को? तो अमरूद को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, काला सिरा दैहिक विकार किसमें पाया जाता है? काला सिरा दैहिक विकार किसमें पाया जाता है? तो जान देखे होंगे आप, आम के नीचे काला सिरा हो जाता है, वही जो है काला सिरा दैहिक विकार आम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्द्रगलन कौन से फल की प्रमुख बीमारी है? आर्द्रगलन कौन से फल की प्रमुख बीमारी है? तो पपीते की। आर्द्रगलन जो पपीते की प्रमुख बीमारी है। प्रभात किसकी किस्म है? प्रभात किसकी किस्म है? तो प्रभात जो है अरहर की किस्म है। प्रभात अरहर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी फसल वंडर क्रॉप कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी फसल वंडर क्रॉप कहलाती है? तो वंडर क्रॉप कौन सी फसल कहलाती है आपकी? तो सोयाबीन को वंडर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। सोयाबीन को वंडर क्रॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से सोयाबीन की किस्म है? निम्न में से सोयाबीन की किस्म है? सोयाबीन की किस्म आपकी RKS 335, JS 9560 और गौरव, ये तीनों जो है सोयाबीन की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन से शाकनाशी का प्रयोग सोयाबीन में किया जाता है? सोयाबीन में इमेजाथापर, वैसालीन और एलाक्लोर तीनों का प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन में इमेजाथापर, वैसालीन और एलाक्लोर तीनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40 से 42% होती है। 40 से 42% होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पडलिंग की क्रिया से ऑक्सीकृत एवं अपचयित क्षेत्र का विकास कौन सी भूमि में होता है? कौन सी भूमि में होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। कैसे? निम्न भूमि में और जलमग्न भूमि में। निम्न भूमि में और जलमग्न भूमि में। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, धान की खेती में कौन सी क्रिया संबंध नहीं रखती? धान की खेती में तो बुसनिंग का भी संबंध होता है, या सराई भी धान की खेती में होता है, डेपुंग विधि भी धान की खेती में होता है, लेकिन ये अंधी गुड़ाई नहीं होता। अंधी गुड़ाई किसमें होती है? गन्ने में। अंधी गुड़ाई गन्ने में होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में मुख्यतः कौन सी ऋतु में धान उगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में मुख्यतः कौन सी ऋतु में धान उगाया जाता है? तो अमन। भारत में अमन ऋतु में धान उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में प्रथम आयातित धान की किस्म है? भारत में प्रथम आयातित धान की किस्म कौन सी है? TN1। TN1 धान की प्रथम आयातित किस्म है। क्वेश्चन नंबर 40 है, धान का कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों से नहीं होता? धान का कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों से नहीं होता? तो धान का खैरा रोग नहीं होता। खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। ग्रासी, स्टंट, टुंगरो और उफरा, ये जो है सूक्ष्म जीवों से, धान के सूक्ष्म जीवों से होने वाला रोग है। उफरा रोग, टुंगरो रोग और ग्रासी स्टंट जो है सूक्ष्म जीवों से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोठ का अंकुरण होता है? मोठ का अंकुरण होता है ऊपरी भूमिक। मोठ का अंकुरण कैसे होता है? ऊपरी भूमिक। मोठ का अंकुरण ऊपरी भूमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सर्वाधिक मोठ का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक मोठ का उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। मोठ का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पत्ती सिरा मोजेक रोग मोठ में किसके कारण होता है? पत्ती सिरा मोजेक रोग मोठ में वायरस के कारण होता है। पत्ती सिरा मोजेक रोग मोठ में वायरस के कारण होता है। मसूर की किस्म, क्वेश्चन नंबर 44 है, मसूर की किस्म है? मसूर की किस्म है, तो मसूर की कौन सी किस्म है? शिवालिक भी मसूर की किस्म है, सपना भी है और गरिमा भी, यानी कि सभी मसूर की किस्में हैं। शिवालिक, सपना और गरिमा मसूर की किस्में हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन सी गेहूं की किस्म आयातित की गई थी? भारत में लरमा रोजो भी आयातित की गई थी। सोनेरी 64 और सोनेरी 63। सोनेरो 63, सोनेरो 64 और लरमा रोजो, ये सभी जो है भारत में आयातित की गई सर्वप्रथम किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, गेहूं के बीजों की बुआई की श्रेष्ठ विधि है? गेहूं के बीजों की बुआई की श्रेष्ठ विधि है? गेहूं के बीजों की बुआई की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो सीड कम फर्टी ड्रिल। सीड कम फर्टी ड्रिल गेहूं की बुआई की श्रेष्ठ विधि है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, गेहूं की फसल का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? गेहूं की फसल का आपत्तिजनक खरपतवार हिरनखुरी है। क्वेश्चन नंबर है 48, गेहूं की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? तो गेहूं की फसल का प्रमुख कीट जो है, गेहूं की फसल का प्रमुख कीट वो दीमक है। गेहूं की फसल का प्रमुख कीट दीमक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्सिनिया रिकांडिटा गेहूं की किस रोली का नाम है? पक्सिनिया रिकांडिटा गेहूं की किस रोली का नाम है, पूछा इसने। तो पक्सिनिया रिकांडिटा गेहूं की भूरी रोली का नाम है। किसका? भूरी रोली। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी व्याधि से गेहूं की बालियों में सड़ी मछली जैसे दुर्गंध आती है? सड़ी मछली जैसी दुर्गंध किससे आती है? तो करनाल बंट रोग से सड़ी मछली जैसी गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, गेहूं में अनावृत कंड रोग की रोकथाम किससे बीजोपचार करके किया जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका वीटावैक्स फफूंदीनाशक से भी कर सकते हैं, और 54 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म करके भी उपचारित कर सकते हैं, सोलर हीट उपचार से भी कर सकते हैं, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? करनाल बंट का कारक कौन सी फफूंदी है? करनाल बंट का कारक जो है कौन सी फफूंदी है? तो निवोसिया इंडिका करनाल बंट का कारक है, निवोसिया इंडिका। क्वेश्चन नंबर 53 है, गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है? गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है। गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पाइक। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस फसल के दानों में प्रोटीन एल्ब्यूमिनोइड के रूप में पाई जाती है? प्रोटीन एल्ब्यूमिनोइड के रूप में पाई जाती है। जौ में प्रोटीन जो पाई जाती है वो एल्ब्यूमिनोइड के रूप में पाई जाती है। जौ की प्रोटीन एल्ब्यूमिनोइड के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जौ की मौल्यारोधी किस्म है? जौ की मौल्यारोधी किस्म है? तो RD 387, RDB1 और RD 2035 ये सभी जौ की मौल्यारोधी किस्म हैं। RD 387, RDB1 और RD 2035 जौ की मौल्यारोधी किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, धान में सुगंध किस तत्व के कारण होता है? धान में सुगंध किस तत्व के कारण होता है? तो धान में सुगंध डाई एसेटाइल और 1 प्रोपेलाइन के कारण होता है। धान में सुगंध डाई एसेटाइल और 1 प्रोपेलाइन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुआई हेतु कितना नर्सरी की आवश्यकता होती है? तो खेत का 1/10 भाग नर्सरी की आवश्यकता होती है। नर्सरी बनाने के लिए 1/10 भाग उस खेत का लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सस्य संलेखन यानी क्रॉप लॉगिंग किस फसल से संबंधित है? सस्य संलेखन किस फसल से संबंधित है? तो सस्य संलेखन गन्ने से संबंधित होता है। सस्य संलेखन गन्ना से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सस्य संलेखन पर किस वैज्ञानिक ने काम किया? सस्य संलेखन पर किस वैज्ञानिक ने काम किया है? तो सस्य संलेखन पर HF क्लेमेंट वैज्ञानिक ने काम किया। सस्य संलेखन पर HF क्लेमेंट वैज्ञानिक ने काम किया। क्वेश्चन नंबर 60 है, मिट्टी चढ़ाना किस फसल से संबंधित है? तो मिट्टी देखिए गन्ने में भी चढ़ाया जाता है, मक्के में भी और आलू में भी, तीनों में मिट्टी चढ़ाया जाता है। गन्ना, मक्का, आलू तीनों में मिट्टी चढ़ाया जाता है। ज्वार में कौन सा विषैला अम्ल पाया जाता है? ज्वार में कौन सा विषैला अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 का है, ज्वार में कौन सा विषैला अम्ल पाया जाता है? ज्वार में प्रूसिक अम्ल पाया जाता है। ज्वार में प्रूसिक विषैला अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में अनाजों की कौन सी किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई थी? भारत में अनाजों की कौन सी किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई थी? तो गंगावन किसकी है? ये मक्का की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मक्का का पौधा होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछ रहा है कि मक्का का पौधा होता है। मक्का का पौधा कैसा होता है? मक्का का पौधा द्विलिंगाश्रयी होता है। द्विलिंगाश्रयी का कारण उसमें नर और मादा दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, एमास्कुलेशन की क्रिया किस फसल से संबंधित है? एमास्कुलेशन की क्रिया मक्का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एमास्कुलेशन की क्रिया पौधे में किस कारण के लिए की जाती है? तो एमास्कुलेशन की क्रिया पौधे में संकर बीज प्राप्त करने के लिए की जाती है। एमास्कुलेशन की क्रिया मक्के में संकर बीज प्राप्त करने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सी फसल को रात व दिन दोनों समय गर्म जलवायु प्राप्त होने पर अधिक उपज प्राप्त होती है? कौन सी ऐसी फसल है जो रात व दिन दोनों समय गर्म जलवायु प्राप्त जब होती है उसको तो उपज अधिक प्राप्त होती है? तो ये मक्का ऐसी फसल है जिसको दिन और रात में अगर गर्मी मिले तो अधिक उपज प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में होने वाली मुख्यतः मक्का का प्रकार। भारत में होने वाली मुख्यतः मक्का का प्रकार कौन सा है? तो जियामेज इंडुराटा मक्का जो है भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, चिप्स या कॉर्नफ्लेक्स पॉपकॉर्न हेतु उपयुक्त मक्का है? चिप्स के लिए कौन सी मक्का उपयुक्त है ये पूछ रहा है। कॉर्नफ्लेक्स या पॉपकॉर्न के लिए कौन सी मक्का उपयुक्त है? तो इसके लिए जियामेज इवर्टा
होता है। जिया में इवर्टा जो है पॉपकॉर्न मक्का कहलाती है या चिप्स मक्का कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मक्का में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कि मक्का में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। तो मक्का में क्राउन जड़ें भी पाई जाती हैं, सेमिनल जड़ें भी पाई जाती हैं और प्रॉप जड़ें। मक्का में तीनों प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। कौन से? क्राउन, सेमिनल और प्रॉप जड़ें पाई जाती हैं। मक्का में क्राउन, सेमिनल और प्रॉप जड़ें पाई जाती हैं। उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी होती है। उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी होती है मूल केंद्रक बीज। उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी जो है मूल केंद्रक बीज होती है। मूल केंद्रक बीज को उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन से बीजों की थैली पर टैग नहीं होता। कौन से बीजों की थैली पर टैग नहीं होता है। तो मूल केंद्रक जो बीज होता है उस पर टैग नहीं होता। मूल केंद्रक बीज पर टैग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन सी एक उन्नत बीजों की श्रेणी नहीं है। निम्न में से कौन उन्नत बीजों की श्रेणी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका TFL, क्योंकि पंजीकृत भी बीज की श्रेणी में आता है, आधार बीज भी आता है, मूल केंद्रक भी आता है, लेकिन TFL कोई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 73 है, सफ़ेद रंग का टैग कौन सी श्रेणी के बीजों पर होता है। तो सफ़ेद रंग का टैग आधार बीज पर होता है। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, राजस्थान राज्य बीज निगम RSSC किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए कौन सा बीज उपलब्ध कराता है। तो किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए सभी जानते हैं कि प्रमाणित बीज ही उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान हो या कोई भी हो, प्रमाणित बीज ही किसानों को खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, उन्नत बीजों में कौन सी शुद्धता हमेशा ज़्यादा होती है। उन्नत बीजों में कौन सी शुद्धता हमेशा ज़्यादा होती है। तो उन्नत बीज में आनुवांशिक शुद्धता सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सीड प्लांट तकनीकी किस फसल से संबंधित है। तो सीड प्लांट तकनीकी आलू से संबंधित है। सीड प्लांट तकनीकी आलू से संबंधित है। TPS कौन सी फसल से संबंधित है। तो TPS कौन से फसल से संबंधित है। TPS आलू से संबंधित है। TPS आलू की फसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, आलू की फसल में वायरस मुक्त बीज प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। तो सीड प्लांट तकनीकी आलू में ही अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, स्वपरागित अनाज वाली फसलों में आधार बीज तैयार करते समय न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं। स्वपरागित में देखिए 3 मीटर दूरी रखी जाती है, न्यूनतम 3 मीटर दूरी रखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आता है, बार बार का नाम आता है 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पैरा व उतेरा किससे संबंधित है। पैरा व उतेरा जो है किससे संबंधित है। पैरा व उतेरा देखिए, धान की फसल को काटने से पूर्व अलसी की बुआई करना, धान की फसल को काटने से 2 सप्ताह पूर्व मसूर की बुआई करना, या अविराम सस्य का उदाहरण। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, D। 81 का देखिए, 81 में है, मुख्य फसलों के साथ फसल चक्र में चारे वाली फसलें उगाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मुख्य फसलों के साथ फसल चक्र में चारे वाली फसलें उगाना क्या कहलाता है। तो चारे वाली फसलें उगाना ले फार्मिंग कहलाता है। चारे वाली फसल उगाना इसमें मुख्य फसल के साथ ले फार्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि गेहूं का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पश्चिम एशिया गेहूं का उत्पत्ति स्थल है। क्वेश्चन नंबर 83 है, लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा नाम क्या है। तो लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा नाम क्या है। तो फैबेसी। लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा नाम फैबेसी है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अनाजों में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा किस में होती है। तो अनाजों में सबसे कम प्रोटीन जो है इसमें धान में होती है। धान में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में खनिज लवण एवं वसा की मात्रा कौन से फसल के दानों में पाई जाती है। तो बाजरे में खनिज लवण अधिक पाया जाता है और वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है बाजरे में। क्वेश्चन नंबर 85 का B आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 में है, अनाजों में कौन सा अमीनो अम्ल कम पाया जाता है। अनाजों में कौन सा अमीनो अम्ल कम पाया जाता है। तो अनाजों में लाइसिन अमीनो अम्ल कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, फसल सघनता ज्ञात करने का सूत्र है। तो फसल सघनता ज्ञात करने का सूत्र है आपका कुल फसल बुआई क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणा 100, यानी कि B आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि अर्थिंग अप व ट्रेसिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है। तो अर्थिंग अप और ट्रेसिंग की क्रिया ये गन्ना से संबंधित है। कौन सी फसल से संबंधित है अर्थिंग अप और ट्रेसिंग की क्रिया। गन्ना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 है, जल उपयोग दक्षता की इकाई है, यानी कि वाटर यूज इफिशियंसी की इकाई क्या है। तो kg प्रति हेक्टेयर mm
kg प्रति हेक्टेयर mm। क्वेश्चन नंबर 90 है, भूमि की उत्पादक क्षमता बनाए हुए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना या जीवांश खादों का प्रयोग अधिक करना किस प्रकार की खेती कहलाती है? किस प्रकार की खेती कहलाती है? किस प्रकार की खेती कहलाती है? तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 90 है, आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। क्यों? कि कार्बनिक खेती भी है, प्राकृतिक खेती और टिकाऊ खेती, तीनों इसमें जो है तीनों में आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में झूमिंग खेती करना क्या कहलाता है? राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में झूमिंग खेती करना क्या कहलाता है? उसमें चिमाता भी कहते हैं, दाजिया भी कहते हैं और वालरा भी कहते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान में वालरा, दाजिया और चिमाता नाम से भी झूमिंग खेती को जानते हैं। जब 92, जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो तब छोटी अवधि की जल्दी पकने वाली फसलें उगाना क्या कहलाता है? कैच क्रॉप कहलाता है। छोटी फसल उगाना कैच क्रॉप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 93 में है, नदियों के पेटे में खेती करना, नदियों के पेटे में खेती करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 93, नदियों के पेटे में खेती करना दियारा खेती कहलाता है। क्या कहलाता है? दियारा खेती। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 में समोच्च खेती कहलाती है, यानी कि कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन क्या कहलाती है? तो कंटूर कल्टीवेशन में होता है ढाल के समांतर खेती, नहीं होगा, ढाल के विपरीत खेती। देखिए ढाल के विपरीत खेती होता है बी, और ढाल में क्रॉस जुताई, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 95, धान गेहूँ मूंग का फसल चक्र सघनता होगी। तो धान गेहूँ मूंग ये 1 वर्ष की फसल है, तो तीन फसलें हैं, तो तीन फसलें हैं, तो तीन फसलें हैं, तो तीनों का हो जाएगा 3/1 वर्ष गुणा हो जाएगा 100, तो इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 300 वर्ष हो जाएगा। 95 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है, धान के खेत में ऑक्सीकरण क्षेत्र होता है। धान के खेत में ऑक्सीकरण क्षेत्र होता है, कितना होता है? तो खेत की सतह का ऊपरी 1 से 10 mm क्षेत्र, 1 से 10 mm क्षेत्र जो है धान के खेत में ऑक्सीकरण क्षेत्र कहलाता है। 1 से 10 mm क्षेत्र जो है ऑक्सीकरण क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है, खेत की गहरी जुताई कितनी गहराई तक की जाती है? खेत की गहरी जुताई जो कितनी गहराई तक की जाती है? तो 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक गहरी जुताई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, लघु दीप्तकाल पौधे यानी कि SDP का उदाहरण है। SDP का उदाहरण है 98। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि SDP का उदाहरण है, SDP का उदाहरण है। तो SDP का उदाहरण क्या है? SDP का देखिए धान भी है और मक्का भी है, बाजरा भी है। धान, मक्का, बाजरा, ये तीनों जो है SDP का उदाहरण है। SDP मतलब शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि धान भी खरीफ की है, मक्का भी और बाजरा भी खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें जो भी हैं वो SDP के एग्जाम्पल में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 99 है, दीर्घदीप्तिकाल पौधे यानी कि लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण है। तो लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें? लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण गेहूँ हो जाएगा, केवल गेहूँ जो है लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से बहुधा पर परागित फसल का उदाहरण है। बहुधा पर परागित फसल का उदाहरण है। बहुधा पर परागित क्या हो गया? ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड फसल का उदाहरण कौन सा है? तो तंबाकू भी है, तंबाकू भी है, कपास भी है और ज्वार भी है। तंबाकू, कपास और ज्वार तीनों जो है ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड है, यानी कि बहुधा पर परागित फसलें हैं। ज्वार, कपास, तंबाकू बहुधा पर परागित फसलें हैं। फिर देखिए फिर 100 क्वेश्चन लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।